गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर में आता है और ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें छोटा पेपर तो छोड़ो, छोटे जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, इस टाइप के यूपीएससी में भी आता है, यानी छोटे से लेके बड़े तक। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं 99% फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक, यानी 99.99 ले लो, 100 ले लो, ठीक है, आएगा। मैं इधर जितने भी मैं क्लास करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, तभी मैं उसको करा रहा हूँ। जितने इम्पोर्टेंट है जो पॉलिटी में, उसको मैं पूरे छांट करके अलग रखा हूँ जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आ गए क्वेश्चन, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, तो मैं उसी को करा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। अब आते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट। अब आता है कि फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट का मतलब हिंदी होता है मूल अधिकार। एक इंसान को एक अधिकार मिलता है संविधान द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। एक ऐसा अधिकार है कि कोई भी सरकार आए उस राइट को खत्म नहीं कर सकती है, ठीक है, यानी एक ऐसा अधिकार है जिसको खत्म नहीं कर सकती है, ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। अब आता है कि फंडामेंटल राइट को एडॉप्ट कहाँ से किया गया है, एडॉप्टेड कहाँ से लिया गया है, तो हम बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। अब ये आर्टिकल कितने आर्टिकल में आता है तो ध्यान रखना, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। और कौन से पार्ट है, पार्ट कौन सा है भाई, तो पार्ट देखा जाए तो थर्ड है, ठीक है, तीसरी भाग में आता है, थर्ड पार्ट में आता है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। मैंने पार्ट्स जितने हैं ना, 12 पार्ट्स, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कराया था कि किस किस पार्ट में कौन कौन सी आर्टिकल्स आता है और कौन कौन से मेन पॉइंट्स है, ठीक है। इससे एक दो क्लास पहले आई थिंक कराया था, ठीक है। ये समझ गए ना फंडामेंटल राइट। इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक विशेष अधिकार मिलना, एक ऐसा अधिकार मिलना जो खत्म ना हो। जैसे आपको याद होगा कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब आई थिंक 1718 के करीब, नहीं 1817 के करीब, 1817 के करीब या 1718, ध्यान रखना एक बार, फर्रुखसियार ने लगभग 3% क्या किया था, अंग्रेजों को टैक्स के रूप में 3% देना है, बाकी आपको करना। एक्चुअली 2.5 था और भी ऐड करके 3.5 हो गया। तो इसको उसको उस टाइम बोला गया कि वो ब्रिटिशों के लिए क्या था, मैग्ना कार्टा था, ठीक है। और मैग्ना कार्टा तो चलो ठीक है, मैग्ना कार्टा का मीनिंग होता है एक ऐसा विशेष अधिकार मिलना जिससे हम लगभग जो चाहे कर सकते हैं, लगभग, मैंने बोला कि हर चीज कर सकते हैं, लगभग कर सकते हैं, यानी एक टाइप के विशेष अधिकार मिलना, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। यानी वहीं से क्या होता है, बदलाव आ जाता है, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। और ये क्या होता है कि न्यायोचित होता है, यानी न्यायोचित है, न्याय भी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, न्यायोचित है, ठीक है। अब आता है कि सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स है इसके अंदर, उसको एक बार डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग में घबराना नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। एक लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, अगर एक में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 करना पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जिसको ऊपर से जा नहीं सकते, ठीक, और इसको हम ऐसे ही मतलब कुछ नहीं कर सकते। अब आता है कि आर्टिकल 12 में क्या बताता है, आर्टिकल 12 में, तो पहली बात है कि आर्टिकल 12 में स्टेट की बात किया गया, स्टेट की बात किया गया था, स्टेट की बात किया गया, ठीक है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डेफिनेशन दिया है, आर्टिकल 12 में स्टेट को क्या किया, डेफिनेशन दिया है। इसमें कहता है कि गवर्नमेंट
इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा देख लेना, चल नहीं रहा इधर, थोड़ा भीगा आए थे, ठीक है। इसमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सरकार और संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सरकार और संसद, ठीक है, समझ गए ना। गवर्नमेंट यानी सरकार और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, संसद। अभी क्या करता है, पहली बात है कि ये ध्यान रखना कि इसी में स्टेट को डिफाइन किया गया, राज्य शब्द जो होते हैं ना, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया, राज्य शब्द को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया। इंडिया which implement of the executive and legislative का मतलब तो समझ रहे हो ना, विधायिका। एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव क्या होता है, ऑर्गन्स, ठीक है, इन फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल क्या होता है, गवर्नमेंट। ये क्या बताता है कि मूल अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की डेफिनेशन दिया गया है। इसके अंदर ये भी बताता है कि भाई इस तरह के आर्टिकल 12 में क्या बता रहा है कि भाग थर्ड में है, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या होता है, भाग थर्ड में होता है, स्टेट की डिफाइन किया गया है। और इसमें ये भी बताता है कि कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका, ठीक है, अंगों को यानी कार्यपालिका विधायिका के अंगों को संघीय सरकार में, इसके अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वयन यानी क्रियान्वयन मतलब काम, क्रियान्वयन का मतलब होता है काम, ठीक है, क्रियान्वयन करने वाली सरकार और भारत की संसद है। एक क्या बताता है, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द फेडरल, इसमें जो क्रियान्वयन, इसके जो काम करने वाली जो सरकार है भारत की संसद है, बस मेन सरकार भारत की संसद। पहला पॉइंट ये बताता है, पहले हमने क्या बताया कि आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। याद रखना कि पूछेगा कि किस में स्टेट को डिफाइन किया गया, तो आर्टिकल 12 में किया गया। इसमें बताता है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट यानी सरकार और क्या होता है, संसद, ये क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं किस चीज को, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन को, फेडरल गवर्नमेंट यानी एक फेडरल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी फेडरल ऑफ गवर्नमेंट है यानी संघीय सरकार जिसको बोलते हैं फेडरल ऑफ गवर्नमेंट। संघीय सरकार में क्रियान्वित करने के लिए, संघीय सरकार में जो सरकार है उसके अंदर क्रियान्वित करने के लिए जो मेन काम करती है वो संसद करती है, समझ गए। कोई भी सरकार है उसमें बदलाव लाना, उसके कानून को इस टाइप के मेन जो काम होता है ना संसद का होता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। मेन जो काम होता है ना वो संसद का होता है, समझ गए। मेन वर्क क्या होता है, संसद का होता है, यहां तक समझ गया। दूसरा कहता है कि गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एंड स्टेट, गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर विच मेक यानी बनाना, विच मेक इफेक्टिव क्या हो सकता है भाई, इफेक्टिव द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। शायद ऊपर लिख लेता हूँ, शायद नीचे दिखता नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसमें क्या बताता है कि दूसरा पॉइंट बताता है, पहला पॉइंट हमने बता दिया कि जो एक्सिक्यूटिव और
यानी कार्यपालिका और विधायिका के जो मेन जो बदलाव करने की है वो पावर किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, फिर राज्य के बारे में आ जाता है। राज्य के बारे में क्या बताता है कि राज्य सरकार के जो विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार जो होती है ना, राज्य विधानमंडल होती है, सिंपल। यानी इसमें कहता है कि सेकेंड पॉइंट में कहता है कि राज्य सरकार के अंदर जो विधायी प्रक्रिया को क्रियान्वित करने वाली जो सरकार है उसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल। वहां संसद था, यहाँ पे राज्य विधानमंडल। गॉट इट। यानी बताता है कि गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, स्टेट एंड लेजिस्लेचर विच क्या हो सकती है, स्टेट एंड लेजिस्लेचर विच मेक मतलब बनाने वाली बात होगी, विच मेक affecting the legislative, affecting the legislative, affecting the legislative। क्या है लेजिस्लेटिव? ऑर्गन्स अनेक टाइप के, संस्था है, ऑर्गन्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसमें क्या था, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्या था, पार्लियामेंट। समझ गए। इसमें कहता है कि राज्य यानी राज्य सरकार की कार्यपालिका हो या विधायिका हो, ठीक है, उसमें क्रियान्वित करने का जो मेन जिम्मेदारी है, जो काम है, वो राज्य विधानमंडल का है। किसको है, राज्य विधानमंडल का। यानी स्टेट गवर्नमेंट में जो बदलाव कर सकती है वो क्या कर सकती है, राज्य विधानमंडल कर सकती है, ठीक है। यानी राज्य विधानमंडल कर सकती है। गॉट इट। उसमें क्या था, संसद कर सकती है। जो केंद्र की बात आती है तो उसमें बदलाव संसद कर सकती है, स्टेट की बात आती है तो उसमें राज्य विधानमंडल कर सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट की बात है तो संसद नहीं कर सकती, कर सकती है, बट यहां समझ जाओ, स्टेट वाला में स्टेट की बात और सेंटर वाला में सेंटर की बात। समझ गए, यानी ये दोनों समझ गए होंगे, आई होप। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि लोकल बॉडीज, लोकल जो जितने होते हैं लोकल बोर्ड्स बोल सकते हैं, लोकल बोर्ड्स हो गए, लोकल बोर्ड तो समझ ही रहे हो ना, लोकल बोर्ड यानी पंचायतों से रिलेटेड है लोकल बोर्ड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि लोकल बोर्ड्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि पंचायती राज हो गया, म्युनिसिपालिटीज हो गया, ये सब लोकल बोर्ड्स के अंदर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ गए, ये सब लोकल बोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। और लोकल बॉडीज जो होता है, लोकल बॉडी तो पता है ना, जैसे इसके अंदर लोकल बॉडीज के एग्जांपल क्या बताए, म्युनिसिपालिटी बोल सकते हैं, पार्टीज हो गया, एग्जांपल है, पंचायत हो गया, ये लोकल बॉडी है, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। और भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। जो लोकल जो निकाय है, लोकल नगर पालिका, पंचायत हो गया, ये सब, इसमें जो सुधार करती है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें जो सुधार करती है स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी, ठीक है। अब हर जगह हर एक पंचायत में मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे ना, तो वहां का, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था कि 73rd अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। उसमें बताया गया कि पंचायती राज के बारे में बात किया गया, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर के पावर को बढ़ाना या उसके बोझ को थोड़ा कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत के मुखिया सरपंच विधायक सॉरी मुखिया सरपंच समिति जितने होते हैं ना, उन लोग के पास भी पावर है कि अपने एरिया को डेवलप कर ले और अपने एरिया को, उसमें क्या क्या रूल है उसको लगा देना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, उस रूल को चैलेंज कर सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखना वो लोग बदल सकता है कुछ, ठीक है। अगर अच्छा मुखिया सरपंच हो जाए तो अपने डिस्ट्रिक्ट के सॉरी अपने पंचायत के किस्मत को बदल सकता है। अगर खराब हो जाए तो भाई पता ही है, ठीक है। अगर खराब हो गया तो बताने की जरूरत नहीं है, जो 90% दिखता है, ठीक है। अब आते हैं कि अब उसके बाद आते हैं कि ऑल स्टेट बॉडी स्टैट्यूटरी हो सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी हो सकता है। चौथा, ऑल स्टैट्यूटरी
स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं वैधानिक। इसको क्या बोलते हैं? वैधानिक। और इसको क्या बोलते हैं? गैर वैधानिक। समझ गए? वैधानिक निकाय। अब इसमें बताता है कि वैधानिक निकाय और गैर वैधानिक निकाय जितने भी है, ठीक है, ये क्या होते हैं? यानी वैधानिक हो और गैर वैधानिक हो। इसमें ये बताता है कि अगर मान लो एग्जाम्पल में, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया कि LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल इंडिया हो गया, ये कंपनी है PSU, या कोई प्राइवेट भी है, रिलायंस ले लो, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी। इसमें कहता है कि अगर कोई लेबर को, किसी पर्सन को लगता है कि उसकी फंडामेंटल राइट की नुकसान हो रहा है, उसकी फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, तो पर्सन कोर्ट जा सकता है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि जो भी कंपनियां, जितने भी कंपनियां हैं, प्राइवेट, खास करके प्राइवेट कंपनियां, अगर वो किसी स्टेट में काम करती है, अगर किसी स्टेट में वर्क कर रही है, तो स्टेट के संपत्ति के अंदर आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी स्टेट ले लिया, ऐसा मेरा वो कहने का मीनिंग नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टेट, जिस स्टेट में काम कर रही है कंपनी, तो उस स्टेट में जो जो रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए? चाहे कोई भी कंपनी हो, इंडियन हो या विदेशी हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करती है तो वही पर्सन क्या कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट जा सकते। समझ गए यहां तक? आई थिंक समझ गए हो। अब आते हैं 12 आर्टिकल के बाद, कंप्लीट हो गया है 12 आर्टिकल। अब 13 आर्टिकल। ध्यान रखना है कि 12 आर्टिकल में स्टेट की डिफाइन किया गया है। 12 आर्टिकल में स्टेट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आता है कि 13 आर्टिकल में क्या किया है? आर्टिकल 13, इसमें रूल की बात किया गया, रूल्स की बात किया गया, विधि की बात किया गया, नियम की बात किया गया, विधि और नियम की बात किया गया। ठीक है, विधि और नियम की बात किया गया, यानी रूल की बात किया गया। इसमें बताया कि डिक्लेयर करता है क्या? लॉ इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी डिक्लेयर्ड लॉ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद, ठीक है, या डेरोगेशन, विद करो या और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बी वाइट, बी क्या होगा? वाइट। अब आते हैं इसके बारे में बताते कि एक्चुअली है क्या, वाइट का मतलब है क्या। इससे बताता है कि अगर कोई सरकार या कोई भी कंपनी, कोई बेसिकली कोई सरकार अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ कर रहा है, अगर कोई सरकार किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ कर रहा है, बदलाव कर रहा है, और लगता है कि वो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का नुकसान होगा, तो कानून जीरो हो जाएगा, शून्य माना जाएगा, शून्य, जीरो। अब आता है उस कानून को शून्य कौन करता है? तो उस कानून को शून्य करने वाला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 वो बताता है फंडामेंटल राइट में, यानी यूनियन के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए, यूनियन नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, और आर्टिकल 226 बताता है हाई कोर्ट के लिए। गॉट इट? तो हमने क्या समझाया? इसमें बताया कि अगर कोई सरकार या कोई निकाय, कोई भी अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का छेड़छाड़ कर रहा है या उसमें नुकसान कर रहा है, जिसके कारण उसकी फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है?
कि घट रहा है या कुछ ऐसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, अगर वो पर्सन चला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो सरकार या जो भी पर्सन ने उसने कानून को चेंज किया, सरकारी करेगी, चेंज किया है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है या हाई कोर्ट को लगता है कि वो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का नुकसान है, तो कानून जीरो हो जाएगा। समझ गए? वो कानून क्या हो जाएगा? जीरो घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया, इसके लिए कुछ कंडीशन है। आर्टिकल 13 में क्या किया गया कि विधि के अनुसार बताया गया, विधि शब्द की डेफिनेशन दिया गया है, विधि शब्द का डेफिनेशन दिया गया है। विधि तो मैंने बताया ना, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि शब्द की डेफिनेशन दिया गया। और इसमें कुछ कंडीशन बताता है। पहला क्या बताता है? पहला बताता है कि अगर परमानेंट लॉ पासेस बाय, इसमें क्या कहता है कि परमानेंट लॉ पासेस बाय, यानी पास करोगे, पासेस्ट बाय किसके थ्रू पास होगा? परमानेंट जो लॉ होता है किसके थ्रू पास हो सकता है? तो पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है, पार्लियामेंट और स्टेट, और कहां हो सकता है भाई? स्टेट लेजिस्लेटिव, परमानेंट लॉ पास बाय, परमानेंट समझते हो ना, जो बदल नहीं सकता, रिजिड, परमानेंट लॉ पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। इसके लिए क्या होना चाहिए? यानी अस्थाई विधि यानी रूल होना चाहिए, अस्थाई विधियां होना चाहिए, जो पास किसके थ्रू हो? संसद के थ्रू हो या राज्य विधान मंडल के थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है, संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होना चाहिए। समझ गए ना? परमानेंट लॉ पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट, ठीक है, यानी अस्थाई जो रूल है, ऐसा रूल की बदलता रहे, ऐसा रूल ना होना चाहिए, अस्थाई रूल जो है ना, इसके थ्रू पास होना चाहिए। दूसरा बात है कि जब अस्थाई आएगा तो टेम्पोररी भी अपने आप आ जाएगा, टेम्पोररी लॉ पास किसके थ्रू होना चाहिए भाई? पास बाय किसके थ्रू होना चाहिए? तब प्रेसिडेंट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या गवर्नर, इस टाइप के भी कंडीशन हो, इसको भी डिफाइन किया गया, किसमें? बताया गया आर्टिकल 13 में, ठीक है, आर्टिकल 13 में बताया गया। समझ गए? आर्टिकल 13 में ये एक्चुअली क्या था कि जो शब्द और इसके बारे में जो बात किया गया ना, यानी शब्द के डिफाइन किया गया, इसीलिए मैं इसको बताया था, शब्द की बात किया गया, तो दोनों हमने 12 और 13 कंप्लीट करा दिया, ठीक है, 12 और 13 हमने कंप्लीट किया। ध्यान रखना कि 12 में बेसिकली मैंने याद रखना कि भाई 12 में स्टेट की डिफाइन किया गया है, और 13 में आपका किस चीज के बाद डिफाइन किया गया? रूल की बात किया गया, रूल की विधि की बात किया गया। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं। पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट है कितनी। पहली बात है कि फंडामेंटल राइट के टाइप्स कितने। फंडामेंटल वो थोड़ा सा इसी के अंदर था, बट वो थोड़ा अलग था, इसीलिए उसको मैंने पहले करा दिया, ठीक। अब आते हैं और डिफाइन करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट 7 हैं। पहला को बोला जाता है, मैं बता रहा हूं कितने। पहला को बोला जाता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ये बताता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में, इसलिए 12 और 13 पहले करा दिया, समझ गए। दूसरा क्या बताता है? राइट टू फ्रीडम की बात, ये समानता की बात किया गया, समानता की बात करता है। ये क्या करता है? समानता की बात करता है, समानता, ठीक है, यानी समानता के अधिकार की बात करता है, समानता की बात करता है। ये क्या करता है? स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात करता है। ये होता है 19 से लेकर के 22 के बीच में, गॉट इट। अब आता है तीसरा, क्या होता है कि फंडामेंटल राइट। तो तीसरा में क्या होता है कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट टू क्या हो सकता है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
एक्सप्लोटेशन, ठीक है, एक्सप्लोटेशन। यानी एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है कि शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, इसको मैं लिख देता हूं, शोषण, शोषण के विरुद्ध, क्या हो सकता है, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध क्या, अधिकार, राइट है ना, अधिकार हो गया, अधिकार, समझ गया। ये आता है आर्टिकल 23 और 24 में, समझ गए। स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट थे, 7, स्टार्टिंग में 7, ठीक है। तो मैं सातों को पहले डिफाइन कराऊंगा, 7 थे ओरिजिन, ओरिजिनल में, ठीक है, ओरिजिनल, कंफ्यूजन नहीं होना, स्टार्टिंग में 7 थे। मैंने क्या बताया कि राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, दूसरा हमने क्या बताया कि राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमने क्या बताया कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, समझ गए। आर्टिकल्स भी इधर लिख दिया है, आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22 और 23 और 24, यहां तक क्लियर। मैंने 12 और 13 डिफाइन कर दिया पहले, क्योंकि इसके इस पार्ट में नहीं था इसलिए पहले कर दिया, गॉट इट, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब आते हैं कि चौथा, फोर्थ में क्या बताता है कि भाई फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, राइट टू क्या हो सकता है, रिलीजन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, रीजन लिख दिया, रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड, यानी धर्म की स्वतंत्रता हो गया, यानी धर्म की स्वतंत्रता हो गया, ये 25 से लेकर के 28 के बीच में धर्म से स्वतंत्रता। और पांचवा क्या बताता है, पांचवा ये बताता है कि जो भी अल्पसंख्यक है ना, माइनॉरिटी, यानी कल्चर एंड एजुकेशन फॉर, यानी कल्चर एंड एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, कौन से आर्टिकल में आता है भाई, तो ये आर्टिकल में आता है 29 और 30, ठीक है, यहां तक समझ गया। आई थिंक ऊपर यहां लिख देता हूं मैं, शायद दिखता होगा मे बी। छठा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी 31 में था। और सातवां क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, ठीक है। आई थिंक इस बोर्ड पे जितना है समझ गए, अगर नहीं जहां पे कट रहा होगा तो हमको कमेंट करना कि भाई यहाँ नहीं दिखा था, ठीक है, यहां तक समझ गए। मैं बोल के बताया था, पहला बताता है कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 यानी समता का अधिकार, दूसरा क्या बताता है कि राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में, आर्टिकल 19 से 22, तीसरा क्या बताता है कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में, गॉट इट। अब आता है चौथा क्या आता है कि राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, आप कोई भी धर्म मान सकते हो, उसकी अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। उसके बाद क्या आता है कि कल्चर एंड एजुकेशन का राइट होना चाहिए, माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक है उनकी कल्चर और एजुकेशन की बात होना चाहिए। ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या संविधान में नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये कौन सा आर्टिकल में आता है, 19 से 29 और 30 के। राइट टू प्रॉपर्टी किस में आता है, 31 आर्टिकल्स में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आता है 32 आर्टिकल। अब मैं बताता हूं कि अभी वर्तमान में क्या है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, वर्तमान में राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, यानी हम बोलेंगे कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1978 में क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, समझ गए। और इसको उठा करके पार्ट 12 में ऐड कर दिया गया, आई थिंक 300A में, पार्ट 12 में ऐड कर दिया गया 301 में, ठीक है। पार्ट 12 में किसको, इसको ऐड कर दिया गया किसमें, 301 में, गॉट इट। पार्ट 12 में इसको ऐड कर दिया गया 301 में, समझ गए, यहां तक क्लियर। अब इसमें क्या बताता है कि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, अब इसको क्या बना दिया गया कि इसमें बना दिया गया भाई, इसको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी इसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक नहीं, एक टाइप के, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि लीगल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार जिसको बोलते हैं ना, कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब जब राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया, 6 वाला जब खत्म हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। और आर्टिकल 31 जब खत्म हो गया तो कितने राइट बच गए, 6 बच गए, पहले 7 थे अब 6 है, समझ गए, यहां तक क्लियर। इसको कहां पे लाया गया, तो पार्ट 12 में ऐड किया गया, कौन सा आर्टिकल, 301 आर्टिकल, कब किया गया, 1978 में किया गया, और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी लीगल राइट बना दिया गया, समझ गए, यहां तक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट, ठीक है। अब आते हैं, अब एक एक करके सब पढ़ लेते हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना यार, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अब आते हैं कि पहला हम स्टार्ट करेंगे, पहला स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट इक्वालिटी का मतलब होता है समता